दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। कल की भारी गिरावट के बाद बाजार में रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन बाजार क्लोज होते थे बाजार फिर से गिरावट की चपेट में। निफ्टी एनर्जी में गिरावट है और इस वजह से सुजलॉन का स्टॉक भी नीचे आया। लेकिन इसके बीच में 3-4 बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है वो इशारा कर रही है कि आने वाले समय में सुजलॉन में एक शानदार तेजी आ सकती है। सुजलॉन एनर्जी जो अपने सेक्टर की एक लीडर कंपनी है और काफ़ी शानदार इस बार हमने क्वार्टर 1 का रिजल्ट देखा है। और उसके बाद बाज़ार में जो कल भारी भरकम गिरावट हुई उसमें स्टॉक में ज़रूर लोअर सर्किट लगा, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आने वाला समय काफ़ी अच्छा है सुजलॉन के लिए। ऐसे में क्या निवेश कर लेना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी बाजार क्लोज होने में लगभग 15-20 मिनट बाकी है। इस समय निफ्टी एनर्जी 42,480 के स्तर पर है, जहाँ पे 160 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.38% डाउन है निफ्टी एनर्जी। और नतीजा ये है कि सुजलॉन का स्टॉक भी दबाव में आ गया। वैसे स्टॉक की शुरुआत काफ़ी अच्छी रही, 68.75 पर शुरुआत हुई। क्लोजिंग कल की 67.85 के आसपास थी, 5% की कल गिरावट हुई थी। लेकिन जैसे कि आज सुबह सुबह बाजार की शुरुआत 1200-1300 पॉइंट की भारी तेजी के साथ हुई, इसने भी एक अच्छी शुरुआत की और इंट्राडे में 70.85 पर भी चला गया, यानी स्टॉक अपनी ऑल टाइम के हाई के आसपास फिर आपको जाता हुआ दिखाई देगा। 70 को उसने क्रॉस किया, लेकिन जैसे कि बाजार में निगेटिव माहौल बनने लगा, स्टॉक ये भी नीचे आया और इंट्राडे में 65.60 का लो बना, यानी निचले लेवल से लोगों को खरीदारी का मौका मिला। इस समय स्टॉक 66.30 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 2.28% की गिरावट है। अब बाजार और गिरता है तो थोड़ी गिरावट और भी बढ़ सकती है। वैसे सुजलॉन के स्टॉक में आने वाले समय एक शानदार तेजी की संभावना बिल्कुल दिख रही है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अब यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। तो देख सकते हो कि इंडिया के मार्केट में काफ़ी बड़ा विदेशी निवेश आने की तैयारी हो चुकी है ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए, जिसमें आप देखते हो कि ग्लोबल इम्पैक्ट इन्वेस्टर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी IFC, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB और डच इन्वेस्टमेंट फंड DEG, ये सब कंपनियां मिलके देखिए जो अलग अलग जो फंड हाउस बने हुए हैं वो करीब $275 मिलियन का निवेश करने जा रहे हैं फोर्थ पार्टनर एनर्जी के माध्यम से। तो ये तीनों बड़े फंड हाउस मिलके करीब $275 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं फोर्थ पार्टनर एनर्जी लिमिटेड में। इंडिया की एक लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइड कंपनी है और इसका प्लान है कि आने वाले 2026 तक 3.5 गीगावाट का पोर्टफोलियो बनाना है। तो यहाँ पे देखो कि कंपनी विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट बनाने जा रही है 575 मेगावाट का। फिलहाल करंटली इंस्टॉल कैपेसिटी 1.5 गीगावाट के आसपास है। तो कंपनी कर्नाटका में आने वाले समय में एक बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रही है जिसमें विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट है। तो इसमें आप देख सकते हो कि फ़ायदा सुजलॉन को हो सकता है, क्योंकि जितनी भी कंपनियां जो विंड टर्बाइन का बिजनेस करती है उनके लिए विंड टर्बाइन इंस्टॉल मैन्युफैक्चरिंग करने का काम और उसको मेंटेनेंस करने का काम सुजलॉन के पास ही है। तो ये कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है तो इसका फ़ायदा सुजलॉन को डेफिनेटली होगा। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि IFC, ADB और DEG तीनों मिलकर ज्वाइन देखे तो लगातार बहुत सारे इंडिया के जो ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट हैं उनको फंड प्रोवाइड करने को तैयार है। ऐसे मामलों में इंडिया के में एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती है इस सेक्टर में। यहाँ पे जो दूसरी बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, हमारे PM नरेंद्र मोदी जी ने स्पीकर ऑफ हाउस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जापान नकुगा फुशिकिरो जो डेलीगेशन के पूरी टीम के साथ में इंडिया में उनका वेलकम किया है। और जापान का ये जो देख दो कि जो पार्लियामेंट मेंबर्स है इंडिया के अंदर ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए अपॉर्चुनिटी तलाशने को आए, साथ में जो हाई स्पीड रेल ट्रेन इंडिया और जापान मिलके बना रहे जो बुलेट ट्रेन अहमदाबाद मुंबई के बीच में, उसका निरीक्षण करेंगे और आने वाले समय दोनों देश मिलकर किस तरह से कुछ नई अपॉर्चुनिटी तलाशे ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए, EV सेगमेंट के लिए। तो यहाँ पे आने वाले फाइनेंशियल 2022 से लेकर 2027 के बीच में करीब 5 ट्रिलियन जापानीज येन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आने की पूरी संभावना बनी है। इसके लिए जापान तैयार हो चुका है। काफ़ी भारी भरकम निवेश जापान इंडिया में करने जा रहा है EV सेगमेंट में, ग्रीन एनर्जी सेगमेंट में और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, साथ में रेलवे कॉरिडोर के लिए।
तो जापान ने कमिटमेंट किया कि आने वाले समय ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में एंट्री के लिए इंडिया का पूरा सहयोग किया जाएगा, इंडिया का सपोर्ट किया जाएगा। तो देख सकते हो कि चाहे विंड प्रोजेक्ट हो, सोलर प्रोजेक्ट हो, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट हो, इसमें जापान काफ़ी बड़ा निवेश करने वाला है। तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर हमें मिल चुका है जापान के रूप में, जो आने वाले समय जो इंडिया के अंदर ग्रीन एनर्जी सेक्टर का जो टारगेट है उसको पूरा करने में बड़ी मदद कर सकता है। तो ये काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है, और जो अभी ये जो डेलीगेशन आया उसके माध्यम से कुछ और नए एग्रीमेंट पे साइन हो सकती है। तो देख सकते हो कि आने वाले समय में बहुत सारा नया निवेश भी आएगा और नए इन्वेस्टर भी इस सेक्टर में आएंगे, जिससे सुजलॉन के लिए रास्ता आसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, विकसित भारत गोल के लिए इस समय रिन्यूएबल सेक्टर में कुछ चैलेंजेस है, जिसको लेकर आप देखें तो एक लोकसभा के अंदर यहाँ पे जो हमारे फॉर्मर पीएम थे देवी गौड़ा, उनकी तरफ से कुछ बड़ा बयान दिया गया है। तो एचपी देवी गौड़ा का कहना है कि इस समय देश ग्रीन एनर्जी की तरफ आगे जाने को तैयार है, लेकिन अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस है, कंसर्न है, जिसकी वजह से विकसित भारत के तहत ये जो हमारा जो सपना है पूरा होता हुआ अभी दिखाई नहीं दे रहा है। एचपी देवी गौड़ा का कहना है कि अभी भी लोग क्लीन एनर्जी को अपनाने में झिझक रहे हैं। अभी तक बहुत कम लोगों ने क्लीन एनर्जी की तरफ अपना रुख किया, और इसीलिए वो अपना गोल जो है हमारा इंडिया का, वो अभी अचीव होने में बहुत दूर लग रहा है। एचपी देवी गौड़ा का कहना है कि हमने बहुत सारे इंटरनेशनल कमिटमेंट किए, उनको पूरा करने के लिए लोगों को इंकरेज करना होगा, उनको कुछ और राहत देके विंड सोलर प्रोजेक्ट अपनाए, उसके लिए हमें कोशिश करनी होगी। गवर्नमेंट ने गोल सेट किया कि 2030 तक 50% अपनी जो भी ऊर्जा की जरूरत है उसको रिन्यूएबल के सोर्सेज के माध्यम से पूरा करना है। लेकिन यहाँ पे देखो कि जो टेरी एनर्जी रिपोर्ट पेश की गई है, वो ये कह रही है कि आने वाले 2050 तक जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है उसमें 400% की वृद्धि हो जाएगी करंट लेवल से, यानी बहुत ज़्यादा उस समय में ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे जो बड़ी बात है कि आने वाले समय जिस तरह से ऊर्जा की खपत बढ़ेगी उसको ध्यान में रख के ही टारगेट सेट करने होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल की तरफ लोगों को बढ़ाना होगा। एचपी देवी गौड़ा का कहना है कि फिलहाल जो हमारा विंड के माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो मात्र 4.71% है, और इसको सोलर को भी साथ में बढ़ा तो 13% ही हमारी जो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से अभी भी ऊर्जा की जरूरत को पूरा किया जा रहा है, जो काफ़ी कम है। तो कुल मिला के सरकार को अब इसके लिए बहुत सारी कोशिश करनी होगी, कुछ और राहत देनी होगी सेक्टर को, तब जाके ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल शुरू हो पाएगा। और ये जो आने वाली सारी बातें हैं ये साबित करिए कि आने वाले में सुजलॉन के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। यह इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, और जैसे जैसे नए निवेशक इस सेक्टर में आएंगे उसको सीधा फायदा सुजलॉन को होगा, क्योंकि उनके साथ में बिजनेस टाइप करेगा सुजलॉन। अब यार पिछले 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो आपको अच्छे आंकड़े दिखाई देंगे। इस समय 10 ईयर के हिसाब से जो सेल्स ग्रोथ था -11% था, यानी निगेटिव था सेल्स ग्रोथ। 5 ईयर के हिसाब से ये 5% पॉजिटिव हुआ, तो 3 ईयर के हिसाब से 25% पॉजिटिव हुआ। इस TTM 21% है, तो सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। 3 ईयर के हिसाब से थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन ओवरऑल प्रदर्शन अच्छा है। सामने अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 8% था, जो 5 ईयर के हिसाब से बढ़ के 20% हो गया, और 3 ईयर के हिसाब से बढ़ते हुए 45% हो गया, जो इस TTM 219% है। यानी प्रॉफिट ग्रोथ में बहुत भारी उछाल देखने को मिला है, और साल दर साल प्रॉफिट अच्छा बढ़ रहा है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग आपको थोड़ी सी हल्की कम होती हुई दिखाई देगी। मार्च में 13.28% की होल्डिंग थी, जो इस समय 13.27% हुई। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रमोटर ग्रुप में तुलसी तांती जो परिवार है उनके भाइयों का, उसके अलावा भी कुछ और प्रमोटर ग्रुप से जो समय समय अपनी कुछ होल्डिंग बेचते हैं, जिस वजह से यहाँ पे कुछ ये आपको शेयर कम होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है एफ आई ने जम के खरीदारी की है। मार्च में उनकी 19.57% की होल्डिंग थी, जो देखो कि इस समय 21.53% तक पहुँच गई। एफ आई ने जम के खरीदारी की है। DI का निवेश भी जबरदस्त बढ़ा है। 6.30% की होल्डिंग थी मार्च में, जो 9.17% हो चुके हैं, यानी DI ने भी बहुत ज़बरदस्त निवेश कर लिया है। अगर किसी की होल्डिंग कम हुई तो वो है जनरल पब्लिक की। 60.85% की होल्डिंग थी मार्च में, जो 56.03% के आसपास है। और इसीलिए आपको इस बात में खास ध्यान रखना है कि यहाँ पे FI DI जम के खरीदारी कर रहे हैं। जो शेयर कम हो रहे वो है रिटेल इन्वेस्टर के, और इसीलिए इसमें आपको इस ट्रैप में फंसना नहीं है, बल्कि ये स्टॉक वाकई में गोल्ड है, जिसमें जम के खरीदारी बड़े फंड हाउस कर रहे हैं। निवेश को बनाए रखना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।